साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइटोकाइन स्टॉर्म या साइटोकिन स्टॉर्म के संबंध में। तो यह क्या है? तो चूंकि जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना वायरस की वजह से क्या होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में हाल ही में नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जांच में पता चला कि इस संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों में साइटोकिन या साइटोकाइन स्टार्म की संभावना सबसे अधिक होती है। तो हमें समझना है कि यह साइटोकाइन स्टार्म होता क्या है। तो इसको थोड़ा डिटेल्स हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइटोकाइन क्या होता है या साइटोकाइन का काम क्या होता है, तब उसके बाद हम लोग साइटोकाइन स्टार्म समझेंगे। तो होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई वायु पैथोजन या जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है, ये प्रवेश करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है या प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है ताकि शरीर की इन बाह्य आक्रमण या जो यह एक्सटर्नल इन्वेडर हैं इनसे या जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस है इनसे शरीर की रक्षा की जा सके। तो जब प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है या इम्यून सिस्टम जो होता है ये एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो जो शरीर का आपके इम्यून सिस्टम होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनको एक सिग्नलिंग सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। तो यह जो सिग्नलिंग सब्सटेंस होता है, मतलब इम्यून सिस्टम को जो मैसेज प्रोवाइड करता है या उनको एक्टिवेट करने का कार्य करता है, यही जो होता है वो साइटोकाइन होता है, ठीक है। तो साइटोकाइन किसका काम करता है? सिग्नलिंग सब्सटेंस का कार्य करता है। तथा कह सकते हैं कि साइटोकाइन क्या है? ये एक मैसेंजर का कार्य करता है, या यह भी कह सकते हैं कि साइटोकाइन क्या है? ये एक्टिवेटर होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। जब भी इस प्रकार से कोई बाहरी इन्वेडर क्या करता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। अब देख लेते हैं कि साइटोकिन होते हैं ये कार्य कैसे करते हैं, इनकी कार्यप्रणाली थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति ये आपका कोई व्यक्ति है, तो जब कोई व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है, या मान लीजिए कि उसको चोट लगती है, मान लीजिए उसको कहीं पर चोट लगी, तो इस चोट की या ये जो वायरस आया या बैक्टीरिया आया, तो इसकी सबसे पहले जो जानकारी होती है वो आपके WBC अर्थात जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनको होती है। और ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं इनके द्वारा साइटोकाइन को रिलीज किया जाता है। क्यों रिलीज किया जाता है? क्योंकि जहाँ पे भी अटैक होगा या जहाँ पे चोट लगेगी वहाँ के जो सेल होंगे वो क्या होंगे? डैमेज होंगे, तो उनको रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। तब ये इम्यून सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि हाँ कहीं पर अटैक हुआ है? तो ये बताने का कार्य जो होते हैं वो साइटोकाइंस करते हैं। तो आपका साइटोकाइन क्या होते हैं? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये पूछा जाए क्या होता है, तो ये प्रोटीन होता है तथा ये संदेशवाहक या मैसेंजर और एक्टिवेटर ये इसका कार्य करते हैं। तो होता क्या, जो साइटोकाइन होते हैं, साइटोकाइन की वजह से जो डैमेज वाला क्षेत्र होते हैं या जो डैमेज वाले सेल होते हैं उनकी जगह पर जो इम्यून सेल होते हैं, ठीक है, या प्रतिरक्षा कोशिका या टी सेल जो होते हैं, ये इनको मैसेज कन्वे करते हैं। और वो मैसेज के थ्रू क्या करते हैं, ये आपकी इम्यून सेल या जो टी सेल हैं वो डैमेज वाले जो सेल होते हैं उनको रिकवर करने के लिए आ जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इम्यून सेल ये डैमेज सेल को ठीक करने का कार्य करते हैं। तथा चोट के हिसाब से, मतलब जैसा चोट होता है उसके हिसाब से जो साइटोकाइन होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक बार जब साइटोकाइन प्रोड्यूस होता है तो क्या करेगा, ये मैसेज कन्वे करेगा, मैसेज भेजेगा, इम्यून सेल आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये साइटोकाइन जो पहले प्रोड्यूस हुआ था ये और साइटोकाइन को उत्पादित करते हैं। और ये जो और अधिक साइटोकाइन होते हैं ये और अधिक इम्यून सेल को संदेश भेजते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, और अधिक इम्यून सेल आ जाएंगे या टी सेल आ जाते हैं। तो ये अब हमें देखना है कि ये जो साइटोकाइन स्टार्म है, तो ये साइटोकाइन स्टार्म कैसे हो जाता है। तो होता क्या है कि जो आपका प्रतिरक्षा कोशिका है या जो इम्यून सेल हैं, जब ये अत्यधिक मात्रा में उत्पादित हो जाते हैं, अर्थात जितने की ज़रूरत थी जहाँ पर डैमेज सेल था उससे ज़्यादा उत्पादित हो जाते हैं। अब ये इतने ज़्यादा उत्पादित कैसे होते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जो साइटोकाइन होते हैं वो
एक बार प्रोड्यूस होते हैं तो फिर दोबारा वो और अधिक मात्रा में जो साइटोकाइन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ज़्यादा साइटोकाइन प्रोड्यूस होंगे तो ये ज़्यादा मैसेज भेजेंगे। तो जब ज़्यादा मैसेज जाएगा तो जो आपका टी सेल है या जो इम्यून सेल है वो ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, वहाँ डैमेज सेल के पास पहुँच जाएंगे। तो ये एक प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रकार का लूप बन जाता है, ठीक है, कि आपका साइटोकाइन प्रोड्यूस हुआ, फिर उसकी वजह से आपका क्या हुआ, टी सेल या इम्यून सेल प्रोड्यूस हुए, फिर आपको उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपके साइटोकाइन और प्रोड्यूस हुए, तो फिर ये इम्यून सेल या टी सेल और प्रोड्यूस, तो ये एक लूप बन जाता है और ये चलता रहता है। तो इससे होता क्या है कि शरीर के किसी विशेष हिस्से में जितने इम्यून सेल की ज़रूरत होती है उससे कहीं अधिक जो है इम्यून सेल वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी इन्फेक्शन की तरह फैल जाते हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी ये फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इम्यून सेल अभी तक बचाने का कार्य कर रहे थे, मतलब एज ए हीरो कार्य कर रहे थे, अब वो खलनायक का कार्य करने लगते हैं। मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत थी उससे अधिक हो गए तो ये शरीर के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, तो दूसरे हिस्सों में जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे ये एक प्रकार से क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं। जैसे कि इनसे जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, उनमें जलन होने लगती है और फ्लूइड बनने लगता है, और इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रभाव, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, यदि प्रॉपर अगर मरीज को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो मरीज की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आपका इम्यून सेल होता है या टी सेल होता है, इसका ओवर प्रोडक्शन ही क्या होता है, साइटोकाइन स्टार्म कहलाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो थी वो साइटोकाइन स्टार्म थी। तो इसीलिए जो कोरोना वायरस के जो मरीज होते हैं उनमें यह देखा जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि उनमें ये जो साइटोकिन स्टार्म है ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि जितने भी कोविड-19 के जो संक्रमित है सबके साथ यही दिक्कत होती है, सबको सांस लेने में, पर कुछ लोगों को क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर एक संभावना ये रहती है कि उनको साइटोकिन स्टार्म में उनके होने की संभावना अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में या आर्टेमिस कार्यक्रम। तो यह क्या है, तो यह नासा का अगला लूनर मिशन है या चंद्रमा के लिए मिशन है जिसको 2024 तक भेजा जाएगा। अब इसका पूरा नाम यदि देखें आर्टेमिस का, तो इसका पूरा नाम है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन, ये इसका पूरा नाम है। तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार इसको देख लीजिएगा। और इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर भेजे जाएंगे, और ये 4 अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर 7 दिनों के लिए चंद्रमा पर एक बेस कैंप बना करके वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तथा यह जो नासा का ये जो मिशन भेजा जा रहा है, चंद्र मिशन, यह पहला ऐसा चंद्र मिशन होगा जिसमें पहली बार कोई महिला जो है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगी। अभी तक जो नासा के द्वारा चंद्रमा के लिए लूनर जो मिशन भेजे गए हैं या चंद्रमा पे जो आपने अंतरिक्षयात्री भेजे गए हैं, तो अभी तक 12 भेजे गए हैं। तो इन 12 से 12 में जो हैं वो सारे के सारे मेल रहे हैं। पहली बार है कि कोई फीमेल जो है नासा की तरफ से भेजी गई है जो चंद्रमा पर लैंड करेगी, चंद्रमा के लिए है ये बात। अब ये लोग वहाँ पर जा कर के जो 7 दिन ये 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, तो ये 7 दिन वहाँ करेंगे क्या, तो ये वहाँ पर 7 दिन जो है विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको वहाँ पर उसकी जांच करेंगे। और वहाँ पर जैसे कि क्या होता है कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे किस प्रकार से सर्वाइव किया जा सकता है, या वहाँ पे जो रेडिएशन होता है उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, या वहाँ की मिट्टी में जो मिनरल्स हैं या कह सकते हैं जो संसाधन हैं उनका किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में वहाँ पे वो 7 दिनों तक क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, और वो आंकड़े लेकर के वापस धरती पर आएंगे। तथा इस मिशन के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो कैंप बनाएंगे जिसका नाम है आर्टेमिस बेस कैंप, यह चंद्रमा के जो दक्षिण साउथ पोल है वहाँ पर एक क्रेटर है जिसका नाम है स्केलेटन क्रेटर। इस स्केलेटन क्रेटर के में ही इस बेस कैंप को स्थापित किया जाएगा। अब क्रेटर क्या होता है, तो क्रेटर का नाम आपने सुना होगा, जब ज्वालामुखी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने सुना होगा। क्रेटर एक प्रकार का क्या होता है, गड्ढा होता है। तो वहाँ पर जो गड्ढा है उसका नाम है स्केलेटन क्रेटर, यहीं पर इनका बेस बनेगा। आगे चलते हैं, अगला है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में NIF अर्थात नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने नवोन्मेषी नागरिकों या कह सकते हैं इनोवेटिव सिटीजन्स
को चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है या इनवाइट किया है। तो इससे होगा क्या, इससे नए नए जो इनोवेशन है वो नागरिकों के द्वारा सुझाए जा सकेंगे, जिनसे कोविड-19 की चुनौतियों को दूर करने में सहायता मिल सकेगी तथा इन जो नवाचार होंगे या जो ये जो सुझाव होंगे इनको आगे भी प्रयोग किया जा सकेगा। तथा इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो समाज में एक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, या कह सकते हैं नवाचार को लेकर के एक जागरूकता बढ़ेगी समाज में। अब हम लोग बात कर लेते हैं NIF के बारे में या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। तो यह जो संस्था है, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है। तथा इसकी जो स्थापना है वो फरवरी 2000 में गुजरात के अहमदाबाद में की गई। तो याद रखिएगा, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अहमदाबाद में है, ठीक है। और कब स्थापित किया गया, फरवरी 2000 में स्थापित किया गया। अब यह कार्य क्या करता है, तो उसका कार्य है कि ग्राउंड लेवल पर कार्य करने वाले जो नवोन्वेषक हैं या इनोवेटर्स हैं, अर्थात नवाचारी नागरिकों को मजबूत बनाना, मतलब उनके इनोवेशन को क्या करना, प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, जिससे कि हमारा समाज जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो, ज़्यादा ज्ञान आधारित या नॉलेज बेस हो और ग्राउंड लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ से जो इनोवेशन है वो निकल करके आ सके, मतलब जो सोल्यूशंस हैं वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकें। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो हमारी परंपरागत जो ज्ञान है उसका भी संवर्धन होगा तथा ग्राउंड बेस या ग्राउंड लेवल से जब नवाचार जो निकलेंगे या जो इनोवेशन होंगे वो ज़्यादा समावेशी या सस्टेनेबल होंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो इनोवेटर होंगे उन्हें ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा अच्छे से पता होंगे, तो उन चीज़ों के हिसाब से वो इनोवेट करेंगे। तो इसलिए जो वहाँ से जो इनोवेशन निकल कर आएंगे वो ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो लॉकडाउन चल रहा है वर्तमान में, तो इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनको प्रशासन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेक्शन 188 IPC के बारे में या सेक्शन 188 IPC के संबंध में। तो इसके तहत क्या होता है, तो इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट के आदेश को मानने से इनकार कर देता है या उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और सेक्शन 188 IPC के तहत केस दर्ज किया जा सकता है तथा दोषी पाए जाने पर 1 से 6 माह तक की जेल हो सकती है। जैसे कोई आदेश है कि ये आदेश है कि किसी को बाहर नहीं निकलना है बिना काम के, या बिना पास की गाड़ी नहीं लेके जाना है, फिर भी लोग निकल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रावधान लागू होगा। आगे बात करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का सेक्शन 51। तो इसके तहत क्या है, तो इसके तहत 2 प्रकार के ऑफेंस या अपराधों को के बारे में सज़ा का प्रावधान किया गया। अब ये कौन कौन से ऑफेंस हैं, तो पहला है कि यदि कोई व्यक्ति आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्य को करने से किसी कर्मचारी को, मतलब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसी कर्मचारी को कोई कार्य निर्धारित किया है और उस कार्य को करने में कोई व्यक्ति रोड़ा अटकाता है या बाधा उत्पन्न करता है या उसको कार्य करने से रोकता है, तो इस ऑफेंस के तहत वो सेक्शन 51 के तहत क्या पड़ेगा, सज़ा का उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। दूसरा ऑफेंस क्या है, दूसरा है कि यदि मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, किसी अथॉरिटी ने कोई आदेश पारित किया और कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता या उल्लंघन करता है, तो सेक्शन 51 के तहत 1 साल की सज़ा तथा यदि आदेश का उल्लंघन करने वाले की वजह से किसी की जान गई है या ज़्यादा कैलेमिटी हुई है या ज़्यादा डैमेज हुआ है, खतरा उत्पन्न हुआ है, तो 2 साल की सज़ा हो सकती है। इसमें भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको बाहर लॉकडाउन है, अथॉरिटीज़ ने कहा है कि किसी को बाहर नहीं निकलना है, लोग बाहर घूम रहे हैं और उसकी वजह से कोई डैमेज होता है, तो ये प्रावधान किया जाएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 505 IPC के बारे में। तो यह क्या है, तो इसके तहत है कि यदि कोई व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी अन्य मीडियम से, वो गलत बात या संदेश सर्कुलेट करता है समाज में, जिससे समाज में भय का माहौल पैदा हो जाता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 505 IPC के तहत क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति यह गलत न्यूज़ फैला देता है कि सरकार जो आंकड़े कोविड-19 के जो संक्रमित मरीज हैं
या मरने वालों को जो आंकड़े सरकार बता रही है वो गलत है। सरकार मान लीजिए कि 1000 बता रही है कि 1000 लोग संक्रमित हैं, परंतु जो है वास्तव में 1 लाख लोग संक्रमित हैं। ऐसा कोई फॉल्स जो है वो मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके ऊपर इस सेक्शन 505 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसको 3 साल तक की सज़ा या जुर्माने या दोनों का उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अगला है इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 205 का सेक्शन 54। यह भी ऊपर वाले की तरीके से है, सेक्शन 505 की तरीके से ही। तो इसमें भी क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आपदा को लेकर के या उससे होने वाले नुकसान को लेकर झूठी सूचना या तथ्यों को फैला देता है। मान लीजिए कि कोई कैलेमिटी होती है, कहीं पे कोई आपदा कोई कैलेमिटी होती है और उसमें 100 लोग मर जाते हैं, परंतु कोई व्यक्ति ये झूठा तथ्य फैला देता है कि 100 लोग नहीं मरे हैं बल्कि 1000 लोग मरे हैं या और अधिक लोग मरे हैं, इस तरह की सूचनाएं सर्कुलेट करता है। तो इस अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 54 के तहत उसको अधिकतम 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 205 का सेक्शन 52। तो इसमें क्या है, इसमें भी है कि इसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी झूठे रिलीफ का क्लेम करता है या दावा करता है तो अधिकतम 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो इसको थोड़ा समझ लें। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो क्या है कि जो सप्लाई चेन है वो बंद हो गई है। बहुत से ऐसे गरीब वर्ग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, तो उन्हें भोजन की ज़रूरत है। तो पर इस मौके का फ़ायदा उठाकर के बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं। उनके पास अनाज है परंतु वो फिर भी अनाज की डिमांड कर रहे हैं कि हमें खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाए, और वो क्या कर रहे हैं, उसको अपने घर में स्टोर कर रहे हैं जिससे कि उसको बाद में बेच सकें। तो ये जो इस तरीके का जो रिलीफ का, झूठे रिलीफ का जो ये क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इसके तहत क्या है, अधिकतम 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी के बारे में। तो यह है क्या, तो यह तितली एवं उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने या जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, कौन सा, तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है, या शॉर्ट में TBC कह सकते हैं। तो यह जो ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी है यह तमिलनाडु के अपर अनाइकट रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर स्थित है, जो कि तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोल्डियम नदी के बीच में स्थित है। और यह जो ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी है इसे एशिया का सबसे बड़ा तितली पार्क भी माना जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें इसके संबंध में। तो इस कंजर्वेटरी की जो शुरुआत है वो नवंबर 2015 में की गई थी, और इसका मुख्य लक्ष्य जो था वो तिरुचिरापल्ली में जिले में तितलियों के महत्ता या इम्पोर्टेंस का प्रचार प्रसार करना तथा पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास करना था। और इस क्षेत्र में अब तक लगभग 109 तितलियों की प्रजातियां जो हैं वो खोजी जा चुकी हैं। अब थोड़ा सा हम लोग तितलियों के महत्व के बारे में देख लेते हैं कि तितलियों का आखिर में महत्व क्या है। तो चूँकि जो तितलियां होती हैं ये प्रकृति में खाद्य जाल जो होता है, जो फूड वेब होता है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन के लिए इन प्रजातियों का संरक्षण या कंजर्वेशन जो है वो बहुत आवश्यक है। अब ये फूड वेब में कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करती हैं, तो ये परागण की प्रक्रिया के द्वारा वैश्विक खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये परागण नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वनस्पतियों की प्रजातियां हैं जो क्या होंगी, वो लुप्त प्राय हो जाएंगी। अब इनको खतरा कैसे है, इन तितलियों के जीवन को कौन कौन से खतरे हैं, तो इसमें है आपका आवासीय क्षेत्र का कम होना, मतलब ये जहाँ पर पाए जाते हैं वो क्षेत्र क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। अत्यधिक चराई, जंगल में आग एवं खेतों में कीटनाशकों के प्रयोग से ये इनकी मौत हो जा रही, तथा कृषि एवं शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का जो विनाश हो रहा है वो भी इनके लिए खतरे का कारण है। तथा क्षरण और जो विखंडन हो रहा है, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका जो क्षरण और विखंडन हो रहा है, ये सब जो हैं कई प्रकार के खतरे हैं जो इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर या इनके कह सकते हैं अस्तित्व के ऊपर खतरे की तरह मंडरा रहे हैं। अब लोग बात कर लेते हैं कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट के बारे में, कोविड-19 कम्युनिटी मोबिलिटी रिपोर्ट। तो इसके बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही पता होना चाहिए कि यह रिपोर्ट किसने जारी की है। बाकी और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि परीक्षा में सीधे रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो उसमें यही पूछता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो हाल ही में गूगल ने लोगों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की कोविड-19 से संबंधित सामाजिक दूरी
प्रतिपादनों की प्रतिक्रियाओं को समझने के उद्देश्य से कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट जारी की गई। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया, तो किसने किया है, गूगल के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट यह समझने के लिए जारी की गई है कि जो सामाजिक दूरी या जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है कोविड-19 महामारी से बचने के लिए, वो उसके लिए जो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है, लोग किस तरह से उसको अपना रहे हैं, तो उन सब के बारे में इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। तो कुछ मुख्य तथ्यों को देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो इसमें जो शामिल देश हैं, मतलब जिनके बारे में इसमें बताया गया है, सर्वे किया गया है, वो 131 देश हैं। और इन देशों के विभिन्न स्थानों जैसे कि औषधालय हो गए या अस्पताल कह सकते हैं, जो पार्क हैं, कार्यस्थल हैं, खुदरा विक्रेता केंद्र इत्यादि में लोगों के आवागमन के आधार को मान करके यह रिपोर्ट तैयार की गई है तथा यह जो रिपोर्ट है वो विश्व में कोविड-19 से निपटने हेतु सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पे दर्शाती है। मतलब इस रिपोर्ट में भी यह माना गया है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक कारगर हथियार जो अगर है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है। और इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में बातें कही गई, जैसे कि बताया गया कि भारत में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू तथा उसके बाद 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र भीड़ वाले स्थानों जैसे कि रेस्तरां, रेस्टोरेंट, पार्कों एवं कार्यस्थलों में लोगों के आवागमन अत्यंत कम हुए हैं, जबकि आवासीय क्षेत्रों में मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे लोगों का आवागमन बढ़ गया है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत सरकार को कोविड-19 से निपटने में या तो आगे की रणनीति को तैयार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तथा एक तथ्य और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में चीन एवं ईरान से संबंधित आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन दोनों देशों में क्या है कि गूगल की सेवाएं जो हैं वो प्रतिबंधित हैं। अब लास्ट में हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि G20 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि G20 समूह की स्थापना 2008 के आर्थिक संकट के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके बाद आर्थिक मंच के रूप में की गई थी। दूसरा कथन इसका है कि भारत, चीन एवं सिंगापुर G20 समूह के सदस्य देश हैं। तीसरा, वर्ष 2020 में इस समूह की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई। तो हमें बताना है कि इन जो 3 तथ्य हैं या कथन है इनमें से कौन सा है, कौन से सही हैं। पहला सही है या दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है या पहला और आपका दूसरा सही है। तो इसमें आपका यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये ऑप्शन केवल 2 नहीं, यहाँ पर केवल 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इन कथनों को देखें तो इसमें जो पहला कथन है, पहला कथन आपका गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 2008 में नहीं की गई थी, ठीक है, बल्कि 1999 में की गई थी। दूसरा कथन आप भारत चीन जैसे देखेंगे तो आप कह देंगे नहीं नहीं ये सही है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखेंगे और यदि आपको देशों के बारे में पता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप इसको सही करेंगे, क्योंकि इसमें भारत और चीन तो शामिल है परंतु सिंगापुर जो है वो G20 देशों में समूह में शामिल नहीं है। और तीसरा कि वर्ष 2020 में इस समूह की अध्यक्षता जो है वो सऊदी अरब के द्वारा की गई, यह सही है। और यह जो G20 की बैठक हुई है जिसको सम्मेलन जो आयोजित किया गया, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम क्योंकि जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसके वजह से इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तो इसमें से केवल आपका जो तीसरा कथन है ये वाला ऑप्शन केवल 3, यहाँ 2 की जगह केवल 3 होगा, ये सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लें तो वर्ष 1997 के वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में 7 देश, कौन कौन से देश, तो जो G7 में शामिल हैं, कौन कौन से, USA, कनाडा, UK, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में G20 समूह की स्थापना की गई थी। और इसमें इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा एक संगठन यूरोपीय संघ जो है वो शामिल है। तो इस प्रकार से कुल 20 सदस्य हैं। तो 19 देश हैं और एक क्या है, यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है। अब इनके सदस्यों को एक बार देख लेते हैं। तो याद रखने बहुत रटने की जरूरत नहीं, पर एक बार हमें देखना चाहिए जिससे कभी बाई चांस आ जाए। जैसे कि ऊपर के कथन में क्या दे दिया कि भारत चीन तो आपको पता रहा होगा, परंतु सिंगापुर के बारे में कन्फ्यूजन था। तो एक बार देख लेते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और जो G7 के देश हैं, जो अभी हम लोग ऊपर G7 जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 1999 में, वो G7 के देश। तो ये पूरे इसमें 20 सदस्य हैं
तथा वर्ष 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है वो उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सऊदी अरब ने की है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2019 में जो इसकी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 2019 में इसका जो आयोजन था वह जापान के शहर ओसाका में किया गया था। तथा एक बात और याद रखिएगा कि 2022 में जब हम लोग 75वीं आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे तब आपका इसका जो आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। मतलब 2022 में जो आयोजन होगा कहाँ पर होगा? भारत में होगा। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।